नमस्कार। हिंदी सरिता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हिंदी सरिता में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कथाकार गोविंद मिश्र जी। एक लंबा अनुभव उन्होंने बिताया है साहित्य में। 1963 में उनकी पहली कहानी आती है। इसके बाद उपन्यास, कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत, बाल साहित्य के अधिकांश विधाओं में उन्होंने लेखन किया हुआ है। हम जब अपने समय को देखते हैं और अपने समय की जो चुनौतियाँ हैं उनको देखते हैं तो कम ही रचनाकार हमारे सामने आते हैं जिन्होंने अलग अलग समस्याओं को लेकर के अपने साहित्य में लिखा हो, रचा हो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक समस्या को उठाते हैं और बार बार उसको पात्रों के नाम बदल करके उसी जीवन की कहानियाँ कहते रहते हैं। गोविंद मिश्र जी ऐसे कथाकार हैं जो किसी विचारधारा से अपनी संलग्नता उस तरह से नहीं दिखाते हैं जैसे बाकी रचनाकार दिखाते हैं। उनके लिए मनुष्य जीवन की जो समस्याएं हैं वो प्रमुख हैं, उसका जो दर्द है वो उनकी रचनाओं में गहराई से व्यक्त होता है और उसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता अनवरत बनाए रखते हैं। साहित्य में ऐसे लोग बहुत कुछ वो कहते हैं जो बहुत लोग नहीं कह पाते हैं। मनुष्य की जो पीड़ा है वो सबसे बड़ी है। वो भक्तकाल की जो कवि हैं उनको जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से उनके प्रति अपनी संबद्धता दिखाते हैं, ये दिखाता है कि एक गहरी परंपरा के साथ भी वो जुड़े हुए हैं। गोविंद मिश्र जी, आपका हिंदी सरिता के इस कार्यक्रम में स्वागत है और यहीं से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जो आपकी यात्रा 1963 में, जहाँ से अपनी पहली कहानी आपकी माध्यम पत्रिका में प्रकाशित होती है और आज तक लगातार आपकी रचनाएं आ रही, वो कौन सा सुख है जिसे आप भूल नहीं पाते हैं, जो रचना छपने का है? नहीं, छपने का तो कोई अब सुख नहीं है। उस ज़माने में था जब, जिसका आपने जिक्र किया, जब पहली कहानी नए पुराने माँ बाप बालकृष्ण राव जी के आईसीएस अफसर रिटायर्ड थे, कवि थे पुराने, उनके संपादन में मैं एकदम अपरिचित नया लड़का था। तो मेरी जब पहली कहानी छापी, उसकी स्वीकृति जो सफ़ेद पोस्ट कार्ड में आई उनके दस्तखत से, उसने जो खुशी मुझे दी थी वो आज कितनी किताबें लिख दी, कितने पुरस्कार मिल गए, लेकिन वो खुशी नहीं मैंने महसूस की जो तब की थी। अब तो लिखना जो जारी है वो एक तो ये है कि मनुष्य का दुख, उससे सटने की जो एक प्रक्रिया, जो एक स्वभाव सा बन गया, तो वो लिखाता है। और दूसरे ये भी है कि शायद लिखने के अलावा मुझे कुछ आता नहीं और तो लिखता हूँ। और एक ये भी है कि कुएं से जितना पानी निकालते जाओ वो निकलता जाता है। मुख्य बात है कि आप में वो संवेदना बची है जिसकी वजह से आप दूसरे का दुख महसूस कर पाते हो, या वो सूख गई। अगर वो सूख जाती है तो फिर लिखना बंद हो जाता है। ईश्वर की कृपा है कि अभी चल रहा है सिलसिला। जी जी। कौन से कहानीकार या उपन्यासकार हैं जिन्होंने आपको प्रेरित किया लेखन के लिए? देखिए, अगर देखा जाए तो मैं तो शुरू से ही बड़े लेखकों के संपर्क में रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता था उनके पास बैठना। किसी ने कोई हमारे बारे में लिखा उस तरीके से नहीं, पत्रों के माध्यम से ज़रूर कभी प्रतिक्रिया दी, शाबाशी दे दी, लेकिन उनके पास बैठना ही अपने आप में एक अनुभव था। और एक आदर भाव जो उनके लिए पैदा होता था वो ये कि इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना ज़्यादा लिखा। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, ये लोग कोई बहुत आयु नहीं पाए। हम जो ज़्यादा लिख रहे हैं तो सरोज जी तो ज़्यादा रहे हैं, 85 साल का हो गया। वो लोग तो शायद 56-57, आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, इसमें उनकी मृत्यु हो गई। कितना लिखा उन्होंने, तो उसके लिए एक आदर आज तक भी पैदा होता है कि देखिए उनके आगे हम लोग कुछ नहीं। जी, ये महसूस होता है। ये ज़रूर है कि नए नए विषय आए, हम लोग ज़्यादा जटिलताओं में जाने लगे, हमारी शैलियों में प्रयोग ज़्यादा हुए, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन जब मैं उनके
जीवन में उनके कितना कम समय उन्हें मिला लिखने के लिए, और उसमें इन्होंने इतना लिखा, तो वो प्रेरित करता है। जी, आमतौर से शुरुआत होती है कविताओं से, और आपकी ये शुरुआत हुई है कहानियों से। हाँ और वो भी कहानियाँ कुछ खास संदर्भों की हैं। हाँ, वो कहानी अब इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे 14 वर्ष की उम्र में मैंने अपनी पहले कहानियाँ लिखी थी, जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था। अब वो कविता ना लिख के कहानी हुई, ये हमारी समझ में अभी आता नहीं है। शायद ये था कि जिसके लिए मैंने कहानियाँ लिखी वो उसको गद्य में फैला करके अपनी बात कहने की इच्छा ज़्यादा थी, इसलिए लिखी। कविता में फिर भी सूक्ष्म रह जाता, उस तक बात पहुँचे ना पहुँचे, ये प्रेरणा हो सकती। कविताएं बाद में, बहुत बाद में लिखी, वो अपने लिए लिखी थी, और ये इरादा था कि इनको छपाऊंगा नहीं। बाद में जब आपका नाम हो जाता है तो सब चीज़ें छपने लगती हैं, तो फिर उसकी भूमिका में मैंने लिखा ये मेरा मन था कि छपाऊंगा नहीं, लेकिन ये भी कि छिपाऊंगा भी नहीं। तो अब जब सब है तो सामने एक वक्त आता है जब लेखक का सब कुछ समाज को हो जाता है। लेखक के मन में भी इच्छा होती है कि सब सौंप दो, समाज को दे दो, वो फिर इसे खारिज करे, इसको स्वीकार करे, या जो कुछ भी करना हो। तो कहानी ज़्यादा हुई। कहानियों के बाद भी उपन्यासों में ज़्यादा मैं चला गया। तो वो इसलिए कि उपन्यासों में ये सुविधा रहती है कि आप फैला सकते हैं, कोई समस्या को ऐतिहासिक रूप में देख सकते हैं, गहराई में जा सकते हैं, मतलब बहुत छूट होती है। तो आज जितनी समस्याएं जितने तरह की आ गई हैं हमारे समाज के सामने, व्यक्ति के सामने, उसके लिए मुझे उपन्यास जो है वो बहुत मौजू मीडियम लगता है, इसलिए उपन्यास ज़्यादा लिखे गए। 14 उपन्यास मेरे छप चुके हैं, और अभी वो क्रम जारी है। जी, आप बांदा से इलाहाबाद गए, और इलाहाबाद में आपने उस समय तो बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा। उपेंद्र नाथ अश्क हैं, फिराक गोरखपुरी हैं, कई बड़ी पत्रिकाएं वहाँ से निकल रही उस समय। इलाहाबाद की जो माध्यम पत्रिका माध्यम पत्रिका ही है, आपके देव साहब हैं, प्रोफेसर देव। अब ऐसे में जब आप अपने को वहाँ देखते हैं तो क्या चीज़ें थी जो प्रेरित करता था कि हमें ऐसा बनना? ऐसा कुछ तो नहीं था कि मुझे ऐसा बनना है। हाँ, ये था कि जैसे फिराक गोरखपुरी बदनाम काफ़ी थे वो उस वक़्त भी, और हम लोग डरते थे, तो 4-5 लोग लड़के इकट्ठा मिलके उनसे मिलने जाते थे, और मैं ही प्रेरित करता था, क्योंकि वो जो बातें करते थे उससे मैं बहुत प्रभावित होता था। और पहला शायद आकर्षण लेखक होने का, शुरू में लिखी तो अपना स्वभाव के हिसाब से, लेकिन लेखक बनने का ख्याल उनको देख के आया ये कि साहित्यकार कितना दूर तक देखता है, कितना गहरा सोचता है, बड़ी बड़ी बातें वो जीवन के बारे में करते थे। उतने उनकी कविताएं मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी उनकी बातें। तो ये आकर्षण पैदा हुआ कि मैं भी ऐसा सोचूं जीवन के बारे में, समय के बारे में। तो वो कह सकते हैं एक प्रभाव। लेकिन एक दूसरा प्रभाव भी था, जब मैं प्रोफेसर देव वगैरह को देखता था कि लोग कितना पढ़ते थे। उस वक़्त के प्रोफेसर्स के आगे घरों में चारों तरफ किताबें ही किताबें होती थी, सिर्फ सीलिंग दिखाई देती थी। ये फैशन थी उस वक़्त, 55 से 59 की बात मैं कर रहा हूँ। और सिर्फ पढ़ाने और विद्वान होने, ज्ञानवान होने, इससे बड़ी चीज़ उन्हें कोई दिखती नहीं थी। आज टीचर्स, प्रोफेसर से हमें ये शिकायत रहती है। और फिराक गोरखपुरी भले ही देव साहब को कंडेम करते रहते थे कि उसने अपनी ओरिजिनल चीज़ कुछ नहीं लिखी,
पूछो उनसे कि अपनी एक लाइन अपनी लिखी क्या, बड़ा विद्वान बनता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि प्रोफेसर को कोई ज़रूरी नहीं कि वो अपनी चीज़ लिखे, उसका विद्वान होना ज़रूरी है। तभी तो आप बच्चों को प्रेरित करोगे, उसको बताओगे कि हम और चीज़ें सीखें, पढ़ें। ये आलम था इलाहाबाद में कि हम बीए में एक किताब टॉमस हार्डी की थी, टेस्ट ऑफ द ड्यूबरवेल्स, और मैंने बीए के दौरान, तब मेरी उम्र क्या 16-17 रही होगी, टॉमस हार्डी के सारे उपन्यास पढ़ डाले थे। ये प्रेरित करते थे प्रोफेसर लोग, ये बड़ी बात थी। आज ये माहौल, मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, जहाँ भी बुलाया जाता हूँ उनका आमंत्रण कभी मना नहीं करता मैं। बच्चों के साथ होना हमें अच्छा लगता है, उनको मैसेज देना। लेकिन ऐसे प्रोफेसर्स, ऐसे टीचर्स कम दिखाई देते हैं जो ये प्रेरणा दें कि तुम इस लेखक की यही भर किताब जो तुम्हारे टेक्स्ट में है पढ़ के न रह जाओ, उसको जानो। तो ये था। और उस वक़्त इलाहाबाद में हर विभाग में बड़ा स्टॉलवर्ट होता था, ऐसे व्यक्ति जिसका नाम हिंदुस्तान में, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इतिहास आपके यदुराज सरकार भी शायद, हाँ, पॉलिटिकल साइंस में ए.बी. लाल, अभी तक मुझे नाम याद है। मैथमेटिक्स में डॉक्टर पी.एल. श्रीवास्तव। पी.एल. श्रीवास्तव के रिटायरमेंट के वक़्त एक साहब ने ये कह दिया था, ही वॉज द नेपोलियन ऑफ मैथमेटिक्स। तो फिराक उस पर हंसते थे कि अरे भाई, सारे शब्द पी.एल. श्रीवास्तव पर ही बर्बाद कर दोगे क्या? कुछ शब्द बोस के लिए रहने दो, बड़े सी.वी. रमन के लिए रहने दो, ऐसे मजाक होते हैं। तो ये था माहौल उस वक्त का। इलाहाबाद का जब नाम आता है तो मैंने कई और लोगों से भी सुना हुआ है कि वहाँ पर बैठकी का वो जिक्र आता है कि जगह जगह चाय के नुक्कड़ हैं और लोग मिलते हैं, सभी तरह के लोग उसमें आते हैं। आपके समय में ऐसे कभी हुआ हो कि जब आप कहीं चाय बैठे पी रहे हो और प्रोफेसर देव आ गए हों या फिराक साहब आ गए हों या उनके साथ कोई बैठने का इस तरह का? नहीं, फिराक तो देखिए उस फक्कड़ कवि थे, उनका व्यक्तित्व तो शायरों वाला था। और प्रोफेसर देव टीचर थे, वो डिसिप्लिन बड़ा रखते थे। फिराक जब मिलने उनसे आए, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो हम लोगों को कह दिया जाता था, एमए के लड़कों को, प्लीज़ लीव मी फॉर 5 मिनट्स। प्रोफेसर देव कहते बाहर चले जाओ। उनके सामने वो नहीं। और ये रुतबा था प्रोफेसर देव का कि स्ट्राइक हुई एक बार, स्टूडेंट्स ने की, तो लड़के आए बाहर के स्ट्राइक करने वाले, और हम लोगों का ट्यूटोरियल चल रहा था। 7-8 लड़के होते थे ट्यूटोरियल, प्रोफेसर देव के साथ बैठे थे। तो उन्होंने उनकी चिक गिरा दी, तब तक वो देखते रहे। फिर एक स्ट्राइक करने वाला लड़का अंदर घुसा और प्रोफेसर देव ने अपनी छड़ी उठाई और यूँ लंगड़ाते हुए, हाउ डेयर यू एंटर दिस टेम्पल ऑफ लर्निंग। ऐसा आतंक होता था, उनकी विद्वता था। फिर किसी लड़के की हिम्मत नहीं हुई कि हम लोगों को डिस्टर्ब करे। ये माहौल था जी। अब उस वक़्त दस्तूर भी थे, हरिवंश राय बच्चन भी थे। हरिवंश राय बच्चन जी ने पढ़ाया नहीं हमको, वो चले गए थे उसी साल। प्रकाश चंद्र गुप्त थे जो नॉवेल्स पढ़ाते थे, जो बड़े आलोचक आपके हुए हिंदी के, और विजय देवनारायण शाही थे। ये लोग अंग्रेजी के प्राध्यापक थे लेकिन लिखते हिंदी में थे, और मैं भी उनकी कतार में आ गया हूँ कि एमए अंग्रेजी में किया लेकिन लिखना हिंदी में रहा। ऐसा इसके पीछे क्या बांधा, और जो परिवार की चीज़ें थी वो थी या कुछ और था कि हिंदी में लिखने की? परिवार का क्या पूछ रहे हैं? परिवार का ये है कि जैसे आप आते तो हैं उस बैकग्राउंड से जहाँ पर पूरा हिंदी का पूरा माहौल है आपका, और पढ़ाई लिखाई पूरी अंग्रेजी में आपकी है बीए के बाद जी। इंटर तक तो एक तरह का सरकारी स्कूल था, हिंदी मीडियम। जी जी।
तो हिंदी में अभिव्यक्त करने के पीछे कुछ खास ना, बातें कभी या कभी ये डिबेट हमारे मन में उठा ही नहीं नहीं। कि लिखना है। हिंदी बड़े स्वाभाविक रूप से मेरे पास आई। वो शायद इसलिए कि हम लोग जिस समाज में रहते थे उसमें बोलचाल की भाषा, एक दूसरे की फीलिंग्स को महसूस करना, वो सब अंग्रेजी में थोड़ा हो सकता था। अब वो मैं उस तरह का थोड़ा हो सकता था कि अंग्रेजी में सपने देखें। अबे बात करने प्रोफेशन इस सब में आ गया, वो ठीक है। अंग्रेजी का फ़ायदा हुआ है मुझे, इसमें कोई शक नहीं। और अभी मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में ये बहुत अच्छा हुआ कि अंग्रेज़ी में एमए किया। पूरा विश्व साहित्य अंग्रेज़ी की वजह से खुल जाता है आपके सामने। तो पढ़ाई जो एक लेखक की होनी चाहिए वो बिना अंग्रेज़ी के आपको नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरी भाषाओं में भी जब अनुवाद टॉल्स्टॉय का आएगा तो टॉल्स्टॉय का अनुवाद पहले अंग्रेज़ी में होगा, फिर अंग्रेज़ी से हिंदी में होगा, डबल हो जाता है। और ऐसे में सीधी अंग्रेज़ी आप पढ़ लीजिए। तो आज भी मैं अंग्रेज़ी में ही अनुवाद पढ़ता हूँ। बड़े साहित्य मार्क्वेज 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड वाले, इनकी करीब करीब सब किताबें मैंने पढ़ी हैं, बट सब अंग्रेज़ी। तो पहला ही अनुवाद हुआ वो, तो इससे फ़ायदा तो है उसका। जी, आप अलग अलग शहरों में रहे और उन शहरों को बनते भी देखा है, थोड़ा सा बिगड़ते भी देखा कि हम आज़ादी के सपने के साथ, आज़ादी मिली वो तो उस समय के सपने अलग थे, और हम आते हैं उदारीकरण के दौर पे, यानी आज के समय तक आते हैं। क्या चीज़ें हैं जो बदली, ख़ास तौर से एक इंसान के ऊपर उसका असर क्या आप देख पाते हैं? देखिए, आज़ादी से फ़र्क जो आया वो इतना तो आया कि एक गरिमा हमने अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी धरोहर, इसके लिए महसूस करना शुरू की। और ये सिलसिला आज़ादी के थोड़ा पहले, ये जितने लोग लिख रहे थे, जयशंकर प्रसाद वगैरह, कितना लिखा, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कामायनी, मनु, श्रद्धा, इड़ा, ये सब इतना शुरू हो गया था। मैथिली शरण गुप्त जी, साकेत, राम की कथा, तो ये एक स्वाभिमान सा तो जागा। और एक ये भी था कि एहसास ये पैदा हुआ, लेखकों की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं पाठकों में या लोगों में क्या हुआ, कि हमारे लिए कुछ वर्जित नहीं है। हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। कोई हमारी स्वतंत्रता नहीं लिए जा रहा है। और एक ये भी कि हम अपनी स्वायत्तता बरकरार रख सकते हैं। ये नहीं है कि हम अगर मस्जिद में चले गए या गुरुद्वारा में चले गए तो हमारी जो हिंदू होने की फीलिंग है वो कट जाएगी। ये एक आत्मविश्वास जाति में, समझिए हम लोगों की जाति में जागृत हुआ कि जो इतने सालों गुलाम रहने के बाद, पहले मुग़लों के और बाद में अंग्रेज़ों के, अपनी संस्कृति के प्रति इतना आशान्वित और गर्वित महसूस कर सकता है, तो उसको कोई आसानी से डिगा नहीं चाहेगा। ये एक आत्मविश्वास तो आया स्वतंत्रता के बाद, इसमें कोई शक नहीं। जी, अब आपकी रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं। से आपकी कहानियों को पढ़ते हैं तो कई सारे उसकी छायाएं आती हैं, ऐसे पात्र जो आम तौर से नहीं देखने को मिलते हैं, और जो जिनके जीवन को जब पढ़ते हैं आपकी रचनाओं के माध्यम से, तो वो उद्देश्य के साथ वो उनका जीवन जुड़ जाता है। जैसे आपकी एक कहानी है पगला बाबा, जैसे आपकी कहानी है माइकल लोबो। ये जो कहानियाँ हैं, जब आप रच रहे थे तो क्या ये यही उद्देश्य था कि इस तरह से मैसेज पहुंच जाएगा
पढ़ने वाले तक? देखिए, मेरी कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ क्या, उपन्यास में भी जो पात्र आते हैं वे निरा कल्पना प्रसूत नहीं होते, वो जीवित व्यक्ति हैं और मैं बता सकता हूँ कि ये इस पर लिखी है, ये इस पर लिखी है। इसीलिए उनके वर्णन इतने ग्राफिक हो पाते हैं। तो उनमें देशज चीज़ आएगी ही आएगी, क्योंकि वो देश की पैदावार ही हैं, देश के चलते फिरते हैं, दिखाई देते हैं, तो इसलिए आती है वो। अब ये जो आपका माइकल लोबो हैं, ये जॉन लोबो नाम के एडवोकेट थे, नागपुर में थे, बहुत शराबी थे, और उन पर हमने कहानी लिखी करीब करीब उनके जीवन पर, और उनको दिखाई छपने के पहले कि वो आहत ना हो, तो उनका पत्र आया कि आपने मुझ ऐसे अदना गिरे हुए आदमी को इतना ऊंचा उठा दिया, ये करिश्मा साहित्यकार ही कर सकता है। पगला बाबा जिसका आपने जिक्र किया, वो बनारस में हमने बीए और एमए के दौरान उनके दूर से दर्शन किए थे, उनकी कहानी सुनी थी। वो ये कि वो आए थे एक व्यक्ति के साथ जो अपना मरक चाहते थे बनारस में, जो बनारस में मरता है मोक्ष मिलता है, वो तो मरे नहीं, वो चले गए, उनके यहाँ नौकर थे वो, तो ये रह गए। बनारस पसंद आ गया इन्हें, तो इन्होंने सोचा हम बाबा विश्वनाथ के मंदिर में बैठे रहा करेंगे, यहाँ भगवान खाना पीना देगा। वहाँ उनको एक दिन, अब बनारस की गंगा अगर आपने देखी हो तो वहीं शमशान भी हैं, वहीं मंदिर हैं, वहीं घाट हैं, वहीं स्नान, तो एक दिन शमशान बैठे थे तो एक महिला की लाश कोई वहाँ छोड़ गया और कोई उसका संस्कार करने वाला नहीं। तो जब ये उठे कि कौन है, तो पता नहीं कौन छोड़ गया, तो इन्होंने खुद उसका संस्कार किया। वो महिला थी और उसमें उन्हें लगा कि ये मेरी माँ है, और माँ से जो उनको रिश्ता कायम हुआ, अब एक अजनबी से माँ का रिश्ता। फिर उन्होंने एक ठिलिया ली और उसमें जहाँ भी बनारस में इधर उधर लावारिस लाशें दिखती थी उनको रखते थे, फूल वूल डालते थे और खुद संस्कार करते। तो धर्म का काम छोड़ के एक कर्म लिया। तो लेखक ने उसमें ये दिखाया कि धर्म से बड़ा कर्म होता है, चाहे वो डोम कर्म हो, काम करना। ये तो ये असली लोग थे जो आज भी मैं उसको कायम हूँ कि आप कल्पना से एक कहानी लिख दीजिए, वो बात नहीं बनती जब तक, और फिर हर व्यक्ति में एक दुख छिपा होता है, बशर्ते आप में धीरज हो उसके साथ बैठने का, उठने का। और अपने दुख हैं तो या तो मैंने अपनी अनुभूत की हुई चीज़ें लिखी, या दूसरे की चीज़ें उसके जीवन में हुई जो मैंने अपना अनुभूत बना लिया, इसको परकाया प्रवेश कहते हैं। तो इस तरह से कहानियाँ और उपन्यास हुए। जी, आपने बहुत सारे लोगों को पत्र लिखे, बड़े लोगों को भी लिखे और पाठकों को भी ध्यान में रखा आपने, उनके भी मैंने भी लिखे, उन्होंने भी लिखे। जब बड़े लोगों का पत्र आता था तो क्या भाव आता था मन में, कि ये लगता था कि हम भाई सच बात तो ये है कि उस वक़्त ये नहीं महसूस होता था, क्योंकि जब पत्र लिखना शुरू हुए तो मेरा भी नाम आम हो गया था थोड़ा बहुत, तो पत्र आते थे, जैसे स्वाभाविक रूप से कई पत्र आते हैं लोगों के। जी। अब तो अभी जा कर के लोगों ने कहा कि जैसे आप अपनी रचनावली अपने जीवन काल में छपा जाइए, नहीं तो बहुत चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो किसी ने ये कहा कि पत्र भी आपको बड़े साहित्यकारों के मिले होंगे, वो पत्रों की किताब आनी चाहिए एक। तो मैंने निकाले, नंद किशोर जी को दिखाया, फिर ये पत्र आए। तो अब लगता है कि उन पत्रों में माध्यम से कई लेखकों ने अपनी सर्जना की समस्याएं भी जाहिर की हैं। तो किताब आ रही है सर्जक मन का पाठ,
इस नाम से। और नंद किशोर आचार्य जी को भी मैंने कहा कि तुम ही इसके लेखक हो, क्योंकि ये पत्र मैंने तो लिखे नहीं हैं, दूसरों के पत्र हैं, अधिकांश उनमें अब दिवंगत, खैर नए भी हैं, अभी जीवित वाले भी हैं, नई पीढ़ी तक के हैं उसमें, तो उनके पत्र हैं। भूमिका तुमने लिखी, चयन तुमने, तो किताब तुम्हारी हुई है, तो उनके नाम किताब आ रही है वो, जी जी सर्जक मन का पाठ वाले। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिंदी सरिता में हमसे बात की, और हम आगे उम्मीद करेंगे कि फिर किसी मोड़ पर जल्दी ही मिलेंगे और आपकी रचनात्मक यात्रा ऐसे ही जारी रहे, हिंदी समाज को ऐसे ही आपकी रचनाएं मिलती रहें। शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत।